नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में लोधी वंश, लोधी काल। तो बात करते हैं लोधी वंश की। तो सबसे पहले बात करते हैं लोधी वंश के टाइम ऑफ पीरियड की, कि लोधी वंश का समय कब से कब तक था। तो लोधी वंश का समय शुरू होता है दोस्तों, कब से शुरू होता है? 1451 से, 1451 से, और चलता है ये 1526 तक, बाबर के आक्रमण तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। ठीक है, तो इसमें से अब हम बात करते हैं लोधी वंश में। सबसे पहले बात करें कि लोधी कौन थे, तो लोधी अफगानी थे। लोधी अफगान थे। ठीक है, दूसरी चीज लोधी वंश में से जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या महत्वपूर्ण है, लोधी वंश के शासक समतामूलक समाज पर विश्वास करते थे फ्रेंड्स। कैसा समाज था? समतामूलक। समता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सभी अपने को एक दूसरे के बराबर समझते थे, या यूं कह सकते हैं कि इसमें राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं था। राजा को विशेष नहीं समझा जाता था, सामान्य समझा जाता था। जैसे प्राचीन काल में कबीला होता था और कबीला का जो मुखिया होता था, उसी प्रकार से सुल्तान को कबायली मुखिया समझा जाता था। ठीक है, तो समतामूलक समाज पर विश्वास करते थे। इन्होंने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। स्पेशली क्वेश्चन आता है या किसी का नाम भी आ जाता है कि जैसे बहलोल लोधी ने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग किया था कि नहीं किया था, तो नहीं किया था फ्रेंड्स। तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इन्होंने कबीलाई सिस्टम पर, यानी कबायली आधारित समाज था इनका। ठीक है, कैसा था? कबायली व्यवस्था थी इनकी। इन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार के सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, अब ये कौन थे? बहलोल लोधी। अब बात करते हैं लोधी वंश के संस्थापक की, वन बाय वन, एक एक करके। मुख्यतः 3 ही शासक हुए हैं लोधी काल में। कौन कौन से हुए? एक बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, और तीसरा इब्राहिम लोधी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, किसको देखते हैं? बहलोल लोधी को, जो कि इस वंश का संस्थापक है। बहलोल लोधी। तो शासनकाल कब से कब तक था बहलोल लोधी का बात कर लेते हैं अपन। तो शुरू होता है इसका समय 1451 से। 1451 में बहलोल लोधी शासक बनता है, और कब तक रहता है ये रहता है 1489 तक, 1489 तक। तो 1489 तक शासन रखता है, कौन रहता है? बहलोल लोधी। तो सेम वही बातें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या, कि सबसे पहले तो इसने सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। जो इसके उच्च पदाधिकारी थे उनके सामने ये कभी गद्दी पर नहीं बैठता था फ्रेंड्स। तो सिकंदर लोधी अलग से गद्दी पर नहीं बैठता था। कम से कम अपने ऊंचे पदाधिकारी, और ऊंचे पदाधिकारियों को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। तो अपने अमीरों के सामने गद्दी पर नहीं बैठता था। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया। लिख लिया है अपन ने ऊपर, सुल्तान की उपाधि का प्रयोग नहीं किया, गद्दी पर नहीं बैठता था। और अब हम इसमें से बात करते हैं दोस्तों, ये अपने अमीरों के लिए ऐसा कहता था, क्या कहता था? कि मेरे अमीर इतने वफादार हैं। कितने वफादार हैं? इतने वफादार हैं कि मेरे सामने तो मुझे सलाम करते ही करते हैं, लेकिन अगर मेरे टेंट के पास से भी गुजरे, यानी जिस स्थान पर मैं रहता हूं उस स्थान के नजदीक से भी गुजरते हैं, तो उस टेंट को भी क्या करते हैं? सलाम करते हैं। ठीक है, तो इतना इसे अपने अमीरों पर विश्वास था कि वो मेरे इतने ज्यादा वफादार हैं, या वो मेरा इतने इस प्रकार का क्या करते थे? सम्मान करते थे। बात करते हैं, ठीक है, ये अफगानों की कौन सी शाखा से संबंधित थे, ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार। तो ये अफगानों की शाहू खेल, कौन सी शाखा? शाहू खेल शाखा से
संबंधित थे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बहलोल लोदी के पूर्वज क्या कार्य करते थे। ऐसा भी अगर प्रश्न आए तो ध्यान रखना, इसके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे। पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके समय की, ठीक है, इसने एक सिक्का चलाया था दोस्तों, और वो महत्वपूर्ण है। कौन सा सिक्का चलाया प्रश्न आ जाता है, तो इसने बहलोली सिक्का चलाया था फ्रेंड्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में रहा था दोस्तों। कब तक प्रचलन में रहा, अकबर के काल तक। इसने कई तांबे के सिक्के भी चलाए, पर बहलोली सोने का सिक्का था। तो ये अकबर के काल तक प्रचलन में रहा। बहलोल लोदी अपने अमीरों को, अमीर बात कर ली अपन ने, उच्च पदाधिकारी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बहलोल लोदी अपने अमीरों को किस नाम से संबोधित करता था। तो ये अपने अमीरों को कहता था मसनद ए आली। तो अपने अमीरों को ये क्या कहता था फ्रेंड्स, मसनद ए आली कहता था। मसनद ए आली का मतलब होता है सुल्तान का मित्र, ठीक है, राज्य का मित्र। तो इस प्रकार की मुख्य मुख्य बातें हैं। अब आगे बात करते हैं, ये लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो लोदी हैं, स्पेशली बहलोल लोदी या जो भी लोदी हैं, ये लोग राजा के देवीय सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। यानी यूं कहूं कि राजत्व के देवीय सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। जैसी उपाधि आपको पता है बलबन ने लगाई थी, जिल्ले इलाही नियामत खुदाई, यानी खुदा का प्रतिनिधि, खुदा की परछाई, ठीक है, या इस धरती पर खुदा के बाद या पैगंबर के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी। तो ऐसा ये नहीं मानते थे, ये सुल्तान को भी एक आम इंसान मानते थे। ठीक है, तो राजत्व के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, या राजत्व देवीय सिद्धांत को नहीं मानते थे। ठीक है, ये राजत्व के देवीय सिद्धांत को नहीं मानते थे दोस्तों, यानी राजा या सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। तो इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ये शासक को विशेष नहीं मानते थे। ठीक है, तो शासक को ये लोग विशेष नहीं मानते थे, औरों की तरह कॉमन ही मानते थे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर सकते हैं इसमें से बहलोल लोदी का जो उत्तराधिकारी हुआ वो है सिकंदर लोदी। तो संस्थापक है बहलोल लोदी, उसके बाद जो प्रमुख शासक है लोदी वंश का वो हम देखते हैं, उसका नाम है सिकंदर लोदी। तो बात करते हैं सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो ये बना 1489 में, और ये चलता रहा, कब तक चलता रहा, 1517 ईस्वी तक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रमुख शासक कौन था। तो लोदी वंश का सर्व प्रमुख या सबसे प्रतापी शासक, ठीक है, कौन था, सिकंदर लोदी था। पहली चीज तो हमारे क्लियर हो गई। आपको दूसरी बात बता दूं, इसकी माता हिंदू थी दोस्तों। इसकी माता कौन थी, एक हिंदू थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की माता भी हिंदू थी और इसकी माता भी हिंदू थी दोस्तों। ठीक है, ये धर्मांध और कट्टर शासक था, धर्मांध था और अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर था। इसने अनेक मंदिर तोड़ाए थे। जिन मंदिरों को इसने तोड़वाया उनमें सबसे प्रमुख मंदिर जो है वो ज्वाला माता का मंदिर था। तो इसने ज्वाला माता का मंदिर तोड़वाया, वह उसको मांस तोड़ने के लिए दे दिया, किसको, उसकी प्रतिमा को। तो ज्वाला माता का मंदिर तोड़वाया
एवं ज्वाला माता की प्रतिमा खंडित की। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिमा के टुकड़े करके इसने कसाईयों में मांस तोलने के लिए दे दिए थे, बांट दिए थे। ठीक है, तो इन सब चीजों से यह पता लग जाता है कि ये बहुत ही धर्मांध शासक था। जौनपुर, हमें पता है ये किसने बसाया था, ये फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो इसने जौनपुर को पूरी तरह से किसमें मिला लिया, दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। तो इसने जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो इससे पता लगता है कि इसने साम्राज्य का विस्तार भी किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसने जो महत्वपूर्ण नगर बसाया उसकी बात करता हूं मैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिकंदर लोदी की बात कर रहे हैं। तो इसने एक नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बसाया था इसने, 1504 में आगरा नगर बसाया। कब बसाया, 1504 में। और इसी आगरा को इसने 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। तो राजधानी कब बना दिया, 1506 में, लेकिन बसाया अगर ऐसा पूछते हैं तो 1504 में। इसके अलावा इसने एक और नगर बसाया था जो भी प्रमुख है, पर इतना प्रमुख नहीं है जितना कि आगरा। तो इसने दूसरा प्रमुख जो नगर था वो था सिकंदरा। सिकंदरा वर्तमान आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो सिकंदरा बसाया। सिकंदरा क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर अपन जब मुगल काल पढ़ेंगे तो बात करेंगे। यहां पर अकबर का मकबरा है, लेकिन अकबर का मकबरा इसने नहीं बनवाया था दोस्तों। ठीक है, वो तो अकबर अभी पैदा ही नहीं हुए, कहां से बनवाएगा। लेकिन आगरा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर आगरा में क्या है, अकबर का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो इसका लेकिन आपके सुल्तान सिकंदर लोदी से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं इसके, ये स्वयं गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो इसका उपनाम क्या था, प्रश्न आ जाता है, या यूं आ जाता है सीधा सीधा, गुलरुखी के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है। तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, यानी इसने स्वयं कविताएं लिखी फारसी भाषा में और अपना नाम रखा उसमें गुलरुखी। तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी का उपनाम था, क्या नाम था, गुलरुखी नाम था। ठीक है, इसके अलावा यह सल्तनत काल का पहला शासक था दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है, जिसने मूछें रखी, दाढ़ी नहीं रखी, इसने अपनी दाढ़ी कटवा ली थी। इसके अलावा इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, पूछ लेते हैं कई बार कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी, या पुस्तक का नाम दे दिया जाता है कि ये पुस्तक की रचना किसने की। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, लज्जत-ए सिकंदर शाही। लज्जत-ए सिकंदर शाही। तो क्या है ये लज्जत-ए सिकंदर शाही, अगर पूछ ले तो नामक पुस्तक की रचना की। तो इसने लज्जत-ए सिकंदर शाही नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जिस प्रकार से हमने बात की थी कि बहलोल लोदी कहता था कि मेरे अमीर इतने वफादार हैं कि मेरे कहने मात्र से, या क्या कहा था उसने, कि मेरे अमीर इतने वफादार हैं कि मेरे टेंट के पास से गुजरते हैं तो उसको भी सलाम करते हैं। उसी प्रकार सिकंदर लोदी कहता है कि मेरे अमीर इतने वफादार हैं कि मेरे कहने से एक दास को भी पालकी में बैठाकर ले जा सकते हैं। किसने कहा, सिकंदर लोदी ने कहा। क्या कहा कि मेरे अमीर इतने वफादार हैं कि मेरे कहने पर एक दास को भी पालकी में उठाकर ले जा सकते हैं। तो ये वक्तव्य किसका है, तो ये सिकंदर लोदी का है दोस्तों। इसके अलावा अनाज पर लगने वाला चुंगी कर इसने बंद कर दिया। अनाज पर जो चुंगी कर लगता है, चुंगी किसको कहते हैं, जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल ले जाया या लाया जाता है तो चुंगी कर लगता है। ठीक है, तो सीमा शुल्क बोल सकते हैं इसको। तो अनाज पर लगने वाला इसने चुंगी कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया फ्रेंड्स। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। तो अनाज पे लगने वाला चुंगी कर इसने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया, सिकंदर लोदी ने।
ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो रहा है, जमीन की पैमाइश के लिए इसने एक प्रकार की जरीब जैसी उपकरण बनाया जिसे सिकंदरी गज कहते हैं। तो सिकंदरी गज का प्रयोग भूमि की नाप के लिए किसने किया? वो किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। या सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश, पैमाइश बोलते हैं भूमि को नापने को, मसाहत कहा जाता था, तो मसाहत पैमाइश आदि इसने करवाया और इसको क्या कहा जाता था दोस्तों? सिकंदरी गज जाता था। तो ये प्रमुख क्वेश्चन है जो किसमें से देखने को मिलते हैं अपने को? सिकंदर लोदी में से देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं लोदी वंश के अंतिम शासक की, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है दोस्तों? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से शुरू होता है, बात कर लेते हैं। तो इसका समय शुरू होता है 1517 से। कब से? 1517 से। और कब तक चलता है? 1519 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का भी अंतिम शासक है और साथ ही साथ किसका अंतिम शासक है? आपके लोदी वंश का। तो ये लोदी वंश व सल्तनत काल का अंतिम शासक है। तो सल्तनत काल का भी अंतिम शासक है और लोदी काल का भी अंतिम शासक है। इसके दिन ज्यादा अच्छे नहीं गुजरे दोस्तों। इसने जितने भी युद्ध लड़े उनमें से युद्धों में ये पराजित हुआ। तो इसके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की अपन बात कर लेते हैं। तो इब्राहिम लोदी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहला जो है वो है खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। अगर खातौली पूछा जाता है कि वर्तमान में कहां है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे अपन, तो ये बूंदी रियासत में था। लेकिन अगर वर्तमान में पूछते कि खातौली स्थान कहां है या कहां था, तो कोटा जिले में। रियासत तो बूंदी लगती थी पर जिला कोटा है। तो खातौली का युद्ध हुआ 1517 में, 1517 में दोस्तों। कब हुआ? 1517 में। किस किस के बीच में हुआ तो बात कर लेते हैं अपन। तो एक तरफ तो है इब्राहिम लोदी, कौन है? इब्राहिम लोदी। और अगर दूसरी तरफ अपन बात करें तो वो था राणा सांगा। राणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। आप जानते हैं उस समय उत्तर भारत में सबसे ताकतवर शासकों में गिना जाता था राणा सांगा, जो कि मेवाड़ का सांगा है। महाराणा संग्राम सिंह इसका पूरा नाम है। तो इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इब्राहिम पराजित हुआ और राणा सांगा विजयी हुआ, लौटकर वापस दिल्ली आ गया। तो इस युद्ध के बाद में इब्राहिम लोदी के सम्मान और प्रतिष्ठा में काफी कमी हुई, क्योंकि हिंदुस्तान का सुल्तान एक मेवाड़, जो कि हिंदुस्तान के सुल्तान की तुलना में या दिल्ली सल्तनत की तुलना में एक छोटी रियासत थी, उससे पराजित हो गया और राणा सांगा के सम्मान और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई दोस्तों। तो ऐसा हुआ तो वो अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है या अपने खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त करना चाहता है। इस वजह से वो दोबारा तैयारी करता है और ठीक 1 साल बाद फिर सेना भेजता है और युद्ध होता है। तो अगला और नेक्स्ट युद्ध देखते हैं हम जो इब्राहिम लोदी का हुआ, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध कब हुआ? 1518 में। क्वेश्चन आ जाता है बाड़ी आज कहां पर? तो ये जगह धौलपुर में है। ठीक है। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? तो सेम इब्राहिम लोदी। पर अगर मैं यहां ये लिखूं इब्राहिम लोदी की सेना, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस युद्ध में स्वयं इब्राहिम उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए हम लिख सकते हैं इब्राहिम लोदी की सेना। वैसे एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट राजा का ही नाम आता है, क्योंकि जीत का सेहरा भी राजा के सर पे जीत का सेहरा भी राजा के सर पे बनता है और हार का ठीकरा भी राजा के सर पे ही फूटता है। इसलिए शासक का नाम आएगा तो इब्राहिम लोदी ही आएगा। हालांकि इसके इस युद्ध में प्रमुख जो सेनापति इसने भेजे थे वो अलग है। क्या नाम है? बात कर लेते हैं। तो इसने 2 सेनापति भेजे थे इसमें, जिनके नाम हैं, एक का नाम था मियां हुसैन फरमोली। क्या नाम है? मियां हुसैन फरमोली। और दूसरा जो है उसका नाम था मियां माखन।
मियां माखन। ठीक, अब बात करते हैं युद्ध किससे हुआ। तो सब जानते हैं अपन, राणा सांगा फ्रॉम मेवाड़। तो राणा सांगा से हुआ। और दोस्तों, ना तो फॉर्मूली का कोई फार्मूला चल पाया और ना ही बेचारा जो माखन था वो राजस्थान की गर्मी बर्दाश्त कर पाया और ये पिघल गया। अर्थात इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई, राणा सांगा विजयी हुआ दोस्तों। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने कभी भी मेवाड़ या राजपुताने पर आक्रमण करने की हिमाकत नहीं की दोस्तों, और ये अपनी शक्ति को वृद्धि करने में लग गया। इसी समय भारत पर एक अन्य ताकतवर शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा था दोस्तों। तो मैं अब बात करना चाह रहा हूं जो भारत की ओर आगे बढ़ रहा था, ठीक है, उसका नाम था, क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था दोस्तों, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो कौन था ये बाबर, कहां से आया था, ये अपन मुगल काल में विस्तार से बात करेंगे। यहां मैं सीधा सीधा लेके जा रहा हूं आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो अगला जो इसका प्रमुख युद्ध है वो है पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 21 ऑफ अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ। तो आप देख रहे हैं अब पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हो गया, अगर उसकी डेट की बात कर ले तो ध्यान रखना 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है तो बात कर लेते हैं अपन। तो एक तरफ है इब्राहिम लोदी, कौन है एक तरफ, इब्राहिम लोदी, और दूसरी तरफ है बाबर। दूसरी तरफ कौन है, बाबर। देखिए पानीपत कहां पर है, तो पानीपत हरियाणा में है। हरियाणा युद्धों की भूमि रहा है दोस्तों। कुरुक्षेत्र हो, तराइन हो या पानीपत हो, ये सब के सब कहां हैं, हरियाणा में है। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हारा ही नहीं अपितु मारा गया, मारा गया। तो अब ये मर गया तो सीधी सीधी जाहिर सी बात है कि बाबर विजयी हुआ, और विजय होने के बाद में बाबर ने यहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी दोस्तों। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का ही नहीं, पूरे सल्तनत काल का ऐसा प्रथम और एकमात्र शासक है जो रणभूमि में मारा गया। अब प्रथम और अंतिम लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं एकमात्र लिख रहा हूं तो प्रथम भी यही होगा और अंतिम भी यही होगा। तो लोदी वंश व सल्तनत काल का एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान में यानी रणभूमि में मारा गया। कहां मारा गया, रणभूमि में मारा गया। वो कौन था, वो इब्राहिम लोदी था दोस्तों। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इब्राहिम लोदी का रिश्तेदार था। तो अगली हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि बाबर को भारत पर अर्थात दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा, नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आलम खान लोदी। ठीक है, अकेले आलम खान लोदी ने ही नहीं बुलाया था इसको, वह पंजाब के सूबेदार क्या नाम है सूबेदार का, दौलत खान लोदी। तो बाबर को भारत पर या दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी
एवं पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया था, या यूं कह सकते हो बुलाया था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इब्राहिम लोधी से खफा थे, नाराज थे। ठीक है, आलम खां लोधी और दौलत खान लोधी क्या चाहते हैं? वो ये सोचते हैं कि बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा है सिर्फ किसके लिए? धन के लिए, लूटपाट के लिए। इनका ऐसे सोचना है, क्योंकि भारत पर बाबर का ये पहला आक्रमण नहीं था फ्रेंड्स। बाबर ने भारत पर जो ये आक्रमण किया, जो पानीपत का पहला युद्ध है, ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था दोस्तों। कौन सा आक्रमण था? 5वां आक्रमण था। इससे पहले भी उसने भारत पर आक्रमण किया था और लूटपाट करके लूट गया था। तो अब ये क्या सोच रहे हैं? क्योंकि तुर्क आक्रमणकारी जो बाबर का पूर्वज था, तैमूर, भी बहुत पहले 1398 में आया था और लूटपाट कर गया था। तो दौलत और आलम खां सोचते हैं कि भारत पर आक्रमण करेगा बाबर और यहां से अतुल धन संपदा लूट कर वापस लौट जाएगा और दिल्ली का तख्त हमारे लिए छोड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। हालांकि बाबर ने अपना मंसूबा इन तक जाहिर नहीं होने दिया, यानी हम अपने मन की बात इनको नहीं बताया। उसने यही शो किया कि हाँ, मैं भारत पर केवल धन प्राप्त करने के लिए आक्रमण करूंगा। लेकिन बाबर का उद्देश्य कुछ और था दोस्तों। वो हमेशा के लिए भारत में बस जाना चाहता था और बस गया, और आखिरी तक अंग्रेजों के आगमन तक उनका ही शासन चलता रहा। तो इस उद्देश्य से इन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। बाबर अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल हो गया दोस्तों। इसी के साथ हमारा सल्तनत काल कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सल्तनत काल में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।